हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजो हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री के अंदर लास्ट टाइम हम लोग इतिहास के बारे में, जो आधुनिक इतिहास है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। उसकी 2-3 वीडियोज़ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी आधुनिक इतिहास से रिलेटेड वीडियोज़ उपनाम, कथन और पुस्तकें इनसे रिलेटेड रहेगी। इनके जो भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, सीजीएल के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इंडियन हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल के अंदर जाइए और वहाँ से सर्च कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आप लोग एक बार उनको ज़रूर सर्च कीजिए। और आज की वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं। चलिए। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, ब्लडी मैरी किसका उपनाम था? ये था मैरी प्रथम का। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा रहेगा? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र की मैं बात करूं तो उदंत मार्तंड ये हमारा प्रथम हिंदी समाचार पत्र रहेगा। और इसके बाद कहते हैं भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी समाचार पत्र हमारे पास उदंत मार्तंड रहेगा। और पहला समाचार पत्र अगर बात करें किसी भी लैंग्वेज के अंदर भारत का, तो ये बंगाल गजट रहेगा। आफ्टर देन कहता है लीडर, कामरेड, हिंदुस्तान, अभ्युदय में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो मदन मोहन मालवीय जो है, जो लीडर, हिंदुस्तान और अभ्युदय से संबंध रखते हैं, कामरेड इनका जो समाचार पत्र नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं। 1852 में सत्यार्थ प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया? तो कृष्णदास मूलजी ने सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में प्रकाशित किया। एक सत्यार्थ प्रकाश नाम से पुस्तक भी है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा रहेगा? तो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बात करें या पहला समाचार पत्र की बात करें किसी भी लैंग्वेज का, तो ये बंगाल गजट रहेगा। बंगाल गजट पहला साप्ताहिक समाचार पत्र और पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, इस पुस्तक के लेखक भगत सिंह। इंपॉर्टेंट पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीम लैंड, भगत सिंह की पुस्तक रहेगी। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन रहेंगे? केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक की समाचार पत्र रहेंगे। इससे जो मराठी के अंदर अखबार छपता था केसरी, बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक रहेंगे। अनहैप्पी इंडिया नाम से जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन रहेंगे? लाला लाजपत राय। ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय की मोस्टली एक ही ये पुस्तक अपने से पूछी जाती है, अनहैप्पी इंडिया, तो लाला लाजपत राय। असेसेस ऑन गीता, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष। असेसेस ऑन गीता पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष रहेंगे। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत कोकिला का खिताब किसने दिया? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है और ये खिताब इनको किसने दिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी ने इनको ये खिताब दिया था। आगे हमारे पास ये सुमेलित किए हुए हैं और इसके अंदर देखते हैं कौन किससे रहेगा। तो वंदे मातरम जो है अरविंद घोष की रचना रहेगी, वंदे मातरम। न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल। युगांतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्ता से संबंधित रहेगी, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता। संध्या जो पत्रिका है ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या याद रखेंगे। तो इसके अंदर वंदे मातरम, न्यू इंडिया ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल। बाकी ये दोनों भी अपने को ध्यान में रखनी है। हो सकता है कोई क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट हो और अपने नंबर जो कटे ना। नेक्स्ट कहता है धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है। ये कथन किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी जी के
शब्द रहेंगे कि धरती जो है सभी के लिए, लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद नारा है भगत सिंह ने दिया था। सभी जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम गीत है, ये किस पुस्तक से लिया गया था? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। यह नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन रहेंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की और इसी से लिया गया है वंदे मातरम। चलिए आगे ऑफलाइन क्वेश्चंस देखते हैं, और जो 2006 से 15 के दौरान आए और आफ्टर देन ऑनलाइन प्रश्न जो 2017-18 के दौरान आए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ही प्रश्न है नीति, ये जवाहरलाल नेहरू जी की आई थिंक, देखते हैं इसके अंदर क्या रहेगी बात। कहता है कि वर्षों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? यानी कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम रात की बात कर रहा है ये। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता मनाता है अपनी, और हम भारत जो वासी है 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 15 और 14 अगस्त की रात को हमें जो स्वतंत्रता मिली थी। तो 14 अगस्त रात को ये शब्द किसने कहे थे कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के कथन रहेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ से राइट आंसर रहेगा। तो ये क्या कहता है, ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इनके जो भाषण का अंश रहेगा ये लाइनें याद रखेंगे हम, और इनके जो भाषण है ये भी याद रखेंगे। जो प्रथम इनका जो भाषण रहेगा 14 अगस्त 1947 का, जो आज़ाद भारत के अंदर हम बात करें तो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही हैं, और ट्रस्ट विद डेस्टिनी इनके भाषण का ये अंश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किस लेखक की रचना है? या हम बात करें इस पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर रहेंगे इसके रचना, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? वास्तविक स्थान यानी कि स्वाद जो है जीभ से नहीं बल्कि मन से पहचाना जाता है, ये शब्द रहेंगे महात्मा गांधी जी के। सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं, आप लोग चाहे तो गूगल कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, इनकी जो आंसर की है, या फिर किसी के पास क्वेश्चन पेपर पड़े हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं, यही क्वेश्चन लिखते आए हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ये कथन या ये विचार जो है महात्मा गांधी का रहेगा। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है या और वह ईश्वर है, यानी कि सत्य को ही सबसे बड़ा मान रहा है। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी जी के विचार रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यही ऑप्शन अपने को डिटेल में बताएगा। अहिंसा और सत्य गांधी जी का मूल मंत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स होगी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसे भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क, तो ये जो है वल्लभ भाई पटेल जी को भारतीय बिस्मार्क के रूप में माना जाता है। और बात करें वल्लभ भाई पटेल की, तो एक बहुत बड़े जो लीडर, हम बात करें कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अगर सही तरीके से देखा जाए तो इनसे जो बढ़िया या इनसे बड़ा, इनसे ज़्यादा त्याग करने वाला लीडर आप लोगों को नहीं मिलेगा। इनकी जीवनी एक बार हमें पढ़नी चाहिए। इनकी बात करते हैं। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों को सम्मिलित किए जाने के कारण भारतीय बिस्मार्क के रूप में माना जाता है। यानी कि आज के टाइम में जब हम एकीकृत भारत की बात करते हैं, इतने राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल एक साथ मिल कर के
हमारा भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो इनको इकट्ठा करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जो वास्तव में नमन करने वाला कार्य है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्धपूष कहा जाता था? महान वृद्धपूष, तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है महान वृद्धपूष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इसकी डिटेल देखते हैं। महान वृद्धपुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1892 में प्रथम भारतीय थे जिन्हें उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया था। और इसके बाद हम बात करें तो इन्होंने रहनुमाई मजदसन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867-68 में इन्होंने अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया था कि भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था, किस तरीके से लूटा जा रहा था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर नहीं रहेगा। इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यही रहेंगे, इसकी रचना, इनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आफ्टर देन इनकी जो स्थापना रहेगी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ये किसकी रहेगी? दादा भाई नौरोजी की। और यही क्वेश्चन आगे फिर से रिपीट हुआ है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यही क्वेश्चन दोबारा से एक बार देख सकते हैं आप किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? बुजुर्ग या दादाजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एक ही बात है, दादा भाई नौरोजी के नाम से इनको जानते हैं हम। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर्स का पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये भी हमारे पास दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले सबसे पहले रहेंगे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन रहेगा? तो ये भी दादा भाई नौरोजी। नरम दल की या फिर बात करें कांग्रेस की तरफ, उदारवादी दल जो था कांग्रेस का उदारवादी दल, उन्होंने इनको मनोनीत किया था पहला ब्रिटिश संसद के अंदर सदस्य। और यही क्वेश्चन दोबारा से पूछ रहा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय, तो ये भी दादा भाई नौरोजी रहेंगे। एक ही व्यक्ति के ऊपर इतने क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वास्तव में अपने को प्रीवियस ईयर्स पढ़ने की ज़रूरत है ताकि कोई क्वेश्चन हमारे इसकी वजह से गलत ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी दादा भाई नौरोजी के रहेगा। यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा है, दादा भाई नौरोजी। आफ्टर देन निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसके अंदर जो आसान है उसी को हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके अंदर भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। सबसे वृद्ध आदमी दादा भाई नौरोजी को मानते हैं हम। सीमांत गांधी जो है, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां, इनको माना जाता है। आफ्टर देन हमारे पास यहाँ पर 4 ही दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 दिए हुए हैं। अभी महामना कौन रहेगा? महामना हम चलिए इसके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी हो सकता है इन्हीं के अंदर अपना आंसर जो ठीक हो चुका हो। तो इसका राइट आंसर कहता है बी। चलिए देखते हैं क्या कहेगा। हाँ जी, ये महामना मदन मोहन मालवीय जी को बोलता है। तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी और लौह पुरुष सरदार पटेल, तो महामना जो है मदन मोहन मालवीय जी से रहेंगे। नेक्स्ट है, गांधी को माना जाता है, तो गांधी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। क्या माना जाता है गांधी जी को? दार्शनिक अराजकतावादी। क्यों माना जाता है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए, यानी कि वो लोगों के द्वारा खुद ही अपना सुधार जो है करने की बात कहते थे। जब
क्या कहता है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला व्यक्ति को भी इस धरती के ऊपर था। तो ये बात किसने कही थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसने कहा था कि कब कोई विश्वास नहीं करेगा आने वाली पीढ़ियों में कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, ये उक्ति किसने कही थी? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने ये बात कही थी। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी जो है राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? करेंगे या मरेंगे या करो या मरो की बात जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कही थी। यह अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट यही क्वेश्चन दोबारा से पूछ रहा है, बच्चों वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इनको एक बार देखने की भी जरूरत नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह का नारा रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद। इसके अंदर ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनका भी एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये विचार था, और इन्हीं की एक पुस्तक भी है, उसका नाम आप लोग बताएंगे। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो देखते हैं। वेदों की ओर वापस लौटो का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका मूल नाम मूल शंकर था। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था, जो वास्तव में आज के टाइम में जरूरत है। और वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्या कहता है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाज पत्र केसरी का संपादक कौन था? तो केसरी का संपादक हमने पहले डिस्कस किया था। केसरी जो मराठी भाषा के अंदर छपने वाला समाचार पत्र था, और इसके अंदर हम बात करते हैं लोकमान्य तिलक। तो चलिए बस यही है, इसके अंदर हम पहले देख चुके हैं। अठारह में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। होम रूल आंदोलन, इसका मुख्य पत्र केसरी तिलक जी ने बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, याद रखेंगे, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में दोनों का संपादक जो है तिलक जी द्वारा किया गया था। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो पहला यूरोपियन चार्ल्स विलिंग्स। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद याद रखेंगे। यह पहली पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके बारे में भी हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, आप लोग एक बार जरूर देखिए। एशियाटिक बंगाल सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या था? गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो गांधी जी ने भगवत गीता है, इसको अपनी माता कहा है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है, इसकी रचना किसने की थी? तो ये गीत जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना रहेगी। तो राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चंस आई थिंक हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसके ऊपर बात करें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती से रहेगी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से रहेंगे। तो इन दो के ऊपर देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अपने बात करें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अपने को आसानी होगी। तो हमने डिस्कस किया स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, यानी कि बी के अंदर 4, बी के 4, यहाँ भी 4 है बी का और यहाँ भी 4 है बी का। आफ्टर देन ये कहता है कि
सर सैयद अहमद खान, ये रहेंगे हमारे पास अलीगढ़ आंदोलन से। तो यहाँ भी हम बात करें तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ से हमारा जो सही नहीं बैठता है। इसके बाद हम बात करें तो अपने को एक और पॉइंट देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज जो है ये किसकी रचना रहेगी। प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग जी से रिलेटेड रहेगा और ब्रह्म समाज है केशव चंद्र सेन, इससे संबंधित रहेगा। एक जगह अपने पास ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी जो राजा राममोहन राय जी की भी बात आती है, तो उसी के साथ रिलेटेड रहेंगे केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित। तो इसके अंदर जो ऑप्शन रहेगा प्रथम का सेकंड, यानी कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के साथ, तो ए का बी पार्ट हमारे पास रहेगा यहाँ, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप आंसर देखते हैं क्या कहता है। चलिए, तो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज और सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन। ये हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री जिस टाइम हम कर रहे थे तो 10th क्लास और 9th क्लास के अंदर, उसके अंदर भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ पर भी, आज फिर से ये रिपीट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। गांधी जी से रिलेटेड समाचार पत्र का हम बात करें तो नवजीवन, ये गांधी जी से संबंधित रहेगा, इसका संपादन गांधी जी ने किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा जो यंग इंडिया इतना ही रहेगा। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे गांधी जी के जो समाचार पत्र या पत्रों की बात करें तो नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया, ये सब गांधी जी से रिलेटेड रहेंगे। इसका जो प्रकाशन, नवजीवन का प्रकाशन ये कहता है कि 1919 से 31 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। हिंदी और गुजराती के अंदर नवजीवन का प्रकाशन जो होता था अहमदाबाद से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल शुरू किया, लेकिन सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। उसके बाद उन्होंने अल बलाग की स्थापना की। इसी के एक साल बाद जस्ट की थी, तो 1913 के अंदर इन्होंने इसकी शुरुआत की। तो ध्यान रखेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद जी ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका रहेगी, ये उर्दू अल हिलाल उर्दू की साप्ताहिक पत्रिका है, और बैन होने के बाद इन्होंने आगे अल बलाग की स्थापना की थी, और वो कब की, एक साल बाद, यानी कि 1913 के अंदर। इसकी डिटेल कुछ और कहता है और आंसर कुछ और कहता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। तदुपरांत आज़ाद ने नवंबर 1915 में अल बलाग साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत की थी। तो इसकी डिटेल है, इसके ऊपर हम जाएंगे। ये जो आंसर है, हो सकता है यहाँ पर बाय मिस्टेक गलत दिया गया हो, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो एकदम डिट्टो सही रहेगी। लेकिन एसएससी ने ये आंसर 1913 माना है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्या आपको आंसर राइट करना है। लेकिन इतना है कि अल हिलाल के एक साल बाद में इन्होंने अल बलाग की स्थापना की थी। तो 1912 आ जाए तो 13 में करना है अपने को, अदरवाइज राइट आंसर इसका 1915 रहेगा, क्योंकि 1912 के अंदर उन्होंने जो शुरू की थी, 1914 के तहत इसके ऊपर प्रतिबंध लगा था। नेक्स्ट चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि, तो इसका अगर हम कुछ हद तक आंसर देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान रहेगी, लेकिन एसएससी ने इसको कुछ भी ग्रेस मार्क के हिसाब से माना है। तो इसकी डिटेल पर देखते हैं क्या कहता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित रहेंगे। तो इनको लोकमान्य की उपाधि कब और किस स्थिति में दी गई थी, इसके ऊपर बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। इनको पहले व्यक्ति
पत्रकारिता के कारण सजा पाने वाले रहेंगे ये भारत के इतिहास के अंदर। तो इसके बाद चलते हैं 1896-97 में इन्होंने महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया, कर न देने का आंदोलन चलाया। और इसी आंदोलन के दौरान यानी कि इसी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इनको जनता ने लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो इनका प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये रहेगा। तो बाल गंगाधर तिलक को अगर बात करें कि किस दौरान जो लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी, तो महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन इन्होंने चलाया था, उस दौरान जनता ने ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका नारा है? तो ये लोकमान्य तिलक जी का नारा रहेगा। नेक्स्ट है यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है और एसएससी जो स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है टायर 1 और 2017 के अंदर फिर से रिपीट हो रहा है ये। नेक्स्ट जो ऊपर आया था 2015 के अंदर आया था, सेम वही टायर 1 के अंदर एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद ये दोबारा फिर से एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसकी रचना रहेगी? तो ये जो है लोकमान्य तिलक जी की रचना रहेगी। लोकमान्य तिलक जी का कथन रहेगा, ये रचना नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को, क्योंकि इन्होंने जो चुपचाप शांति के साथ गुलामी का जीवन जी रहे थे उन भारतीयों के अंदर खलबली इन्होंने अपने विचारों से मचा दी थी। तो इसीलिए इन्हें भारतीय अशांति का जनक माना जाता है, या भारत के अंदर क्रांतिकारियों का जनक भी इनको हम कह सकते हैं। क्रांति की गतिविधियां बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी भाषणों के द्वारा ही लोगों के अंदर आई थी। तो क्या कहते हैं वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ध्यान रखेंगे इंडियन अनरेस्ट जो है ये किताब किसकी रहेगी? वैलेंटाइन शिरोल की। और इसी किताब में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी तो अब्दुल गफ्फार खां, यहाँ हम बात करें इसके बारे में ऊपर भी क्वेश्चन आया था। सीमांत गांधी जिसको हम कह देते हैं, तो क्या कहता है सविनय आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। 1987 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो ये हमारे पास अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम रहेगा सीमांत गांधी। नेक्स्ट है लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है लेडी विथ द लैंप के नाम से विख्यात रहेंगी। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कहता है वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेजी परिचारिका रहेंगी। तो अपने को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है इसके ऊपर, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से इनको जाना जाता है। भारत का सबसे पहले गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ गांधी जी की रचना रहेगी। हरिजन, हिंद स्वराज ये भी गांधी जी से संबंधित रहेंगे, लेकिन ये जो हॉली फैमिली है द हॉली फैमिली ये गांधी जी की रचना नहीं रहेगी। कार्ल मार्कस और एंजल ने इसकी रचना की थी द हॉली फैमिली की, तो ये गांधी जी से रिलेटेड नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 40 नंबर का क्वेश्चन है ये अपना। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसको कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे? लाइफ डिवाइन इस पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत, तो यहाँ से नाम से ही अपने को पता चल सकता है बहिष्कृत भारत यानी कि जिसका बहिष्कार किया जा रहा है। तो BR अम्बेडकर जी की रचना ये रहेगी। समाचार पत्र
मराठी का है ये और बहिष्कृत भारत नाम रहेगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और बात करते हैं इनके ऊपर आगे। जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर जी ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा बौद्धिक उन्नति करना था। इन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत पत्र का आरंभ, जो बहिष्कृत भारत जो है, आरंभ किया था। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र रहेगा? लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र किसका रहेगा? तो ये सैयद अहमद खान, इनसे संबंधित रहेगा ये। इसकी डिटेल देखते हैं क्या कहता है। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। तो लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ये सैयद अहमद खान द्वारा लिखित समाचार पत्र रहेगा। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम रहेगा? तो गांधी जी ने 1933 तक यंग इंडिया का समाचार पत्र का संपादन किया था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक रहेगा? तो ये गांधी जी से रिलेटेड बात कर रहा है, हरिजन और यंग इंडिया गांधी जी के। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण, इसका अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण को किसने लिखा? इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके फिर से पूछा गया है। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला नाटक नील दर्पण, ये किसका रहेगा? तो दीनबंधु मित्र का ही रहेगा और मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन रहेंगे? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी रचना रहेगी। जो वंदे मातरम गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से लिया गया है और इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम शियानी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आनंद मठ से लिया गया है और वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रहेंगे। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगणमन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जनवरी 1912 में ये भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था, जनगणमन। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है कविताओं का संग्रह रहेगा। तो इनको कविताओं का संग्रह है और इसी के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है। गीत और अंजलि से मिलकर बना है गीतांजलि, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। मूलतः बांग्ला भाषा में ये लिखी गई है। चलिए आज के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट होते हैं और आधुनिक इतिहास के जो उपनाम कथन और पुस्तकें थी उनसे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं हमारे पास। इसके बाद में 2 वीडियोज़ हमारी आधुनिक इतिहास से और बनती हैं, उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जो भी उनके आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम बात करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मिलते रहें बिना टाइम वेस्ट किए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो टॉपिक क्वेश्चंस क्लियर हों, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।